ये सुन के थोड़ा सा आप लोगों को आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड के अंदर WHO के हिसाब से ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ 55 मिलियन लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं पूरे वर्ल्ड के। और सिर्फ हम भारत की बात करें तो लगभग 70 से 80 लाख लोगों को डिमेंशिया। तो जो अल्जाइमर्स के मरीज है, क्या खुद को भी या अपने आसपास के लोगों को भी हार्म कर सकते हैं? कॉमनली होता है कि पेशेंट्स ने चाय बनाई और गैस का बर्नर ऑन करके छोड़ दिया, विच कैन बी हार्मफुल, विच कैन लीड टू एनी सीरियस डैमेज टू द हाउस। ये बहुत कॉमन होता है कि आप अपने घर के दरवाजे तक आए और आगे निकल गए और आप किसी पड़ोसी की डोरबेल बजा रहे हैं या आप दूसरी लेन में पहुंच जाते हैं। आप फैमिली को रियलाइज ही तब होता है जब पता चलता है कि आप घूमने गए थे, वॉक के लिए गए थे, 2 घंटे तक वापस नहीं आए। कुछ हम ऐसे 5-6 लक्षण समझ सकते हैं कि ये चीजें तो बदल रही हैं, तो पक्का अल्जाइमर से अब किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आप फ्रिक्वेंटली इस प्रकार की मिस्टेक्स कर रहे हैं कि फ़ोन पे आपने अपने फैमिली मेम्बर से बात करी और अगले दिन जब उसके बारे में हमने को डिस्कस किया तो आपको ये याद ही नहीं है कि आपने क्या फ़ोन पे बात की थी। आप क्या खाया था इसको भूल जाते हैं। आपका एक रूटीन में कुकिंग करने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। आप फ्रिक्वेंटली चाय के अंदर चीनी डालना भूल जाते हैं। सब्जियों के अंदर मसालों का आपका जो अनुपात है, रेशो है, वो गड़बड़ होने लगता है। अगर ऐसा होने लगता है तो ये हमारे मेमोरी लॉस है और इसको इवैल्यूएट करना जरूरी। क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भूलने जैसी दिक्कत बढ़ सकती है? डेफिनेटली। सो B12 डेफिशिएंसी इज अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया और मेमोरी लॉस। लेकिन विटामिन B12 हमारे ब्रेन और नर्व्स हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी तरीके से नर्व रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो उसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अल्जाइमर्स डिसीज़ की स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कि हम एक ब्लड सैंपल लेके विद इन 2 to 3 डेज हम ये डेफिनेटली आपको बता सकते हैं कि अल्जाइमर्स डिसीज़ है या नहीं है। इवन हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप मुझसे आज पूछें कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे डिमेंशिया होने के चांसेस कम हो जाएं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भूलना कब नॉर्मल एजिंग से बढ़कर एक अलग ब्रेन डिसऑर्डर में तब्दील होने लगे, इसके समय रहते हमें लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो कई सारी चीज़ें बोलते बोलते भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें कहीं रख करके भूल जाते हैं, फिर उनको याद नहीं आती और बहुत सारी जगह भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं, अपने लोगों के नाम तक भूलने लगते हैं। हो सकता है ये अल्जाइमर्स की शुरुआती लक्षण हो, लेकिन ऐसे में हमें ज़रूर है ये पहचानना कि अल्जाइमर्स के एग्जैक्टली लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी हम छोटी मोटी चीज़ें भूल सकते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें भूलना कब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएं, इस पर हमें ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में इस प्रॉब्लम के बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, समय रहते इसके सिम्टम्स पहचानना, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, खास करके उन लोगों के लिए जो इस वक्त अल्जाइमर से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें आपके तमाम सवाल के जो जवाब हैं वो जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल कुमार सिंघल, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय मेघा। हाय डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसे जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी, सही अवेयरनेस पहुंचा सके, क्योंकि हमारे पास आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है, तो जानकारियां बहुत सारी हैं। हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि सही जानकारी क्या है और गलत जानकारी क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास, इतना सारा कंटेंट है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर सबसे पहले हमारे इंडियन सिनेमा से। हमारे इंडियन सिनेमा में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया को कई बार बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है। कई ऐसी पिक्चरें बनी होती हैं जिसमें हीरो को हीरोइन की याददाश्त चली जाती है, उसके बाद फिर उनकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होता है। आपने शायद सैयारा मूवी के बारे में आई एम श्योर मतलब सुना होगा या नहीं सुना होगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसमें जो हीरोइन रहती हैं उनकी उम्र 20s में ही थी और उनको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिटेक्ट हुआ था, जिसमें वो बार बार चीज़ें भूलने लगी थी।
उनके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से उनको एक ही चीज़ इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर गई कि धीरे धीरे अल्जाइमर्स में तब्दील हो गया। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या किसी की भी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमा जिसे उन्होंने एकदम इस तरीके से फील किया हो कि उनको अंदर तक पूरी तरह से वो खा गया हो, वो अल्जाइमर्स में तब्दील हो सकता है? हम अगर किसी को कोई सीवियर ट्रॉमा विच इज़ ब्रेन ट्रॉमा, यानी कि कोई चोट लगी है या इमोशनल ट्रॉमा है, और उसके बाद अगर किसी को मेमोरी लॉस, भूलना हो रहा है, तो उसको हम मेडिकली अल्जाइमर्स हम नहीं कह सकते। अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स या डिमेंशिया होता है, और आमतौर पे अगर 65 21 नहीं 65 की एज से पहले होता है तो भी हम न्यूरोलॉजिस्ट को अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिसीज अगर है तो उसको हम कहते हैं। ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यंग ऑनसेट डिमेंशिया हो सकता है, यंग ऑनसेट मतलब 40s में भी हो सकता है, 30s में भी हो सकता है। बट जब भी हम एक युवा के अंदर या यंग के अंदर मेमोरी लॉस की बात करते हैं तो उसको हम शुरुआत में अल्जाइमर्स डिसीज लेबल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम जब डिमेंशिया की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं या सेकेंडरी होते हैं। हम जब अल्जाइमर्स के बारे में और बात करेंगे तो इसको और बेहतर समझ पाएंगे। तो प्राइमरीली हमें उनको रूल आउट करना होता है। अल्जाइमर्स डिसीज या डिमेंशिया यंग ऑनसेट होता है। कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक एसोसिएशन ऐसे हो सकते हैं, कुछ जीन्स होती हैं प्रीसेनिलिन 1, प्रीसेनिलिन 2, जिनके साथ अर्ली एज में डिमेंशिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट वो भी हम 40s में देखते हैं। 20 साल की उम्र में डिमेंशिया बहुत रेयरली ही हम देख रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, बॉलीवुड है, हम तो ये कहेंगे कि सैयारा से कम डिमेंशिया का अवेयरनेस तो बढ़ा। लोगों ने ये तो जाना कि हाँ भाई मेमोरी लॉस कुछ होती है, और यंग एज में भी हो सकती है, 21 नहीं चली 40 ही सही। हाँ। तो एटलीस्ट बॉलीवुड ने, सैयारा मूवी ने डिमेंशिया के लिए एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाने में तो डेफिनेटली हम न्यूरोलॉजिस्ट की, पेशेंट्स की बहुत हेल्प करें। बिल्कुल। इसी में एक और मूवी है ब्लैक, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा अल्जाइमर्स की चर्चा हुई थी। उसमें भी अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर्स हो जाता है, वो चीज़ें भूलने लगते हैं। हालांकि फिल्म में ये दिखाया गया है कि रानी मुखर्जी बहुत ट्राई करके उनको चीज़ें वापस लाने की कोशिश करती हैं और कई हद तक उनकी मेमोरी वापस आ जाती है। तो इस मूवी से एक सवाल ये उठता है कि चलिए, उसमें ये दिखाया गया है कि आप ओल्ड एज के हो गए, आपको अल्जाइमर्स हो गया। क्या ओल्ड एज में भी अगर आपको अल्जाइमर्स हो गया, आप भूल रहे हैं चीज़ें, तो उसको रिवर्स करके आपकी मेमोरी वापस लाई जा सकती है? देखिए, ब्लैक वॉज अ वंडरफुल मूवी, वंडरफुल डायरेक्शन, और उसने हमको ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में अंदर तक छुआ। हम थोड़ा सा नाटकीय तौर पर अगर कहें तो ओल्ड एज के अंदर जब मेमोरी लॉस होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली पेशेंट के एनवायरनमेंट को चेंज कर कर, केयर गिवर के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को कर कर, जिसमें हम उसके बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं। डेफिनेटली मेमोरी के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। रोकना वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर हम उसके प्रॉपर टेस्ट करें तो शायद हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं डेटरेशन है, बट डेफिनेटली स्टेबलाइज करने में एक केयर गिवर का, पेशेंट की फैमिली का, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि हम इमोशनल चैलेंजेस को भी हैंडल कर सकते हैं। पेशेंट के कुछ बिहेवियरल इश्यूज जो मेमोरी लॉस के साथ आ रहे हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, और जब वो बेटर होते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेमोरी का फॉल है वो भी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है या बेटर हो रहा है। बिल्कुल। इसी लिस्ट में एक मूवी है काजोल की और अजय देवगन की, यू मी और हम। उसमें भी काजोल को शादी के बाद अल्जाइमर्स डिटेक्ट होता है, वो धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगती हैं। हालांकि इस फिल्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि एक अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के साथ क्या क्या हो सकता है। वो एक सीन ऐसा होता है उस मूवी में कि अपने घर के बाहर खड़ी हैं और उनको उनके घर का एड्रेस याद नहीं है। एक सीन है उनकी मूवी में कि वो अपने बच्चे को बाथटब में नहला रही हैं, उनको कोई किसी का कॉल आया, वो नीचे गई, वो भूल गई कि उनका बच्चा बाथटब में है अभी भी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो अल्जाइमर्स के मरीज़ हैं, क्या खुद को भी या अपने आसपास के लोगों को भी हार्म कर सकते हैं? नहीं, मैं इसको हार्म करना वर्ड यूज़ नहीं कहूँगा। हार्म इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो डेलिबरेटली नहीं हार्म कर रहे हैं, बट जब हम डिमेंशिया के पेशेंट्स देखते हैं, दैट से किसी भी एज ग्रुप की हम बात करें, तो जो ये दोनों आपने इवेंट्स बताएं, दीज आर समथिंग विच हैपन वेरी कॉमन। मैं इसको थोड़ा सा कम ड्रामेटाइज करते हुए कहता हूँ, बहुत कॉमनली होता है कि पेशेंट्स ने चाय बनाई और गैस का बर्नर ऑन करके छोड़ दिया, विच कैन बी हार्मफुल, विच कैन लीड टू एनी सीरियस डैमेज टू द हाउस। ये बहुत कॉमन होता है कि आप अपने घर के दरवाजे तक आए और आगे निकल गए, और आप किसी पड़ोसी की डोरबेल बजा रहे हैं या आप दूसरी लेन में पहुंच जाते हैं। आप
फैमिली को रियलाइज ही तब होता है जब पता चलता है कि आप घूमने गए थे, वॉक के लिए गए थे, 2 घंटे तक वापस नहीं आए। तो दीज विजुअल स्पेशल डिफिकल्टीज यानी नेविगेशनल डिफिकल्टीज आर वेरी कॉमन, और कई बार ये डिमेंशिया में, अल्जाइमर्स में अर्ली स्टेजेस में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक और आखिरी फिल्म की बात करना चाहेंगे हम, ओके जानू। हालांकि फिल्म जो थी वो आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की लाइफ के बारे में थी, बट उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल था और उसमें उनकी वाइफ को अल्जाइमर्स रहता है। एक सीन था जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगा। वो लोग खाना खा चुके थे, बर्तन धो रहे थे। बर्तन धोने के बाद उनकी वाइफ फिर से गैस ऑन करके खाना बनाने की प्रिपरेशन करने लगती है। तो उस टाइम पे एकदम से आदित्य रॉय कपूर को हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि आंटी अब आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला खाना बना रहे हैं। तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनको बहुत प्यार से समझाते हैं कि हम लोग खाना खा चुके हैं, खाना खा के हम लोग अब बर्तन धो रहे हैं, अब हमारे सोने का टाइम है। जो एक्सप्रेशन रहती है उस लेडी की फेस पर, वो एकदम कंफ्यूज्ड कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या अल्जाइमर्स के पेशेंट्स इस तरीके से कंफ्यूज, डिनायल मोड में भी रह सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं थी? नहीं, देखिए वो डिनायल मोड में नहीं है, इसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ इंसाइट। उनको डिनायल मोड में हमें वर्ड ऐसा लगता है कि हम जानबूझ के डेलिबरेटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से अगर हम ये कहेंगे कि पेशेंट डिनायल मोड में है तो फैमिली का भी फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बढ़ता है। द थिंग इज, उनको लैक ऑफ इंसाइट है। दे आर लाइक स्मॉल किड्स जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। सो टू थिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। पेशेंट्स को डिसओरिएंटेशन घर के अंदर रूम्स का हो जाता है, पेशेंट को दिन और रात का कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि पेशेंट ने ब्रेकफास्ट कर लिया और 1 घंटे बाद वो दोबारा ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं, भूल जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि आप नहा चुके हैं एंड आप नहाने चले जाते हैं। हम बहुत कॉमनली सुनते हैं पेशेंट से कंप्लेंट कि ये रात को 2 बजे उठ के नहाने चले जाते हैं। सो दैट इज जस्ट बिकॉज कि उनको दिन का रात का ओरिएंटेशन नहीं है। और ये जो एग्जाम्पल है कि वो खाना बना चुकी थी, खा चुकी थी और दोबारा बना लेंगे, दैट इज समथिंग विच वेरी फ्रिक्वेंटली हैपन्स इन डिमेंशिया पेशेंट्स, बिकॉज अल्जाइमर्स के अंदर हम एपिसोडिक मेमोरी, रीसेंट मेमोरी भूल जाते हैं। हमने जो किया था अभी कुछ 1 घंटे 2 घंटे पहले, हमें वो याद नहीं रहेगा। 20 साल पहले हम कहीं गए थे, किसी से मिले थे, हो सकता है कि वो हमको याद रहे अचानक से। सो मेमोरी हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, और डिमेंशिया के अंदर, अल्जाइमर्स डिसीज के अंदर हमारा रीसेंट मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी ज़्यादा हार्म होती है। जो ओल्ड मेमोरीज हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, वो हमारी कम हार्म होती है। ठीक है। सो इसीलिए फैमिली का, केयर गिवर का अंडरस्टैंडिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हम उस पर भी बात करेंगे। इसमें डॉक्टर हम चाहते हैं आप ना कि एक एग्जाम्पल के थ्रू या फिर एक सिचुएशन के थ्रू ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग आजकल, जैसा हमने शुरू में भी बात की थी कि स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भूलना थोड़े टाइम के लिए, और अल्जाइमर्स के पेशेंट में वो कैसे भूल जाते हैं, अगर एक एग्जाम्पल या सिचुएशन समझ के हम जानने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा? देखिए, स्ट्रेस, मल्टीटास्किंग, लैक ऑफ फोकस, इसकी वजह से जो हम चीज़ें भूलते हैं उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हाँ, अगर हमने 5 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो 2 जो उसमें से इंपॉर्टेंट होगी वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि XYZ का फ़ोन आया था, हाँ भाई कॉल कर लेंगे, यू जस्ट फॉरगेट कि उसने कॉल किया था या आपको उसको कॉल करना है। बट व्हाट हैपेंस इन डिमेंशिया कि हम एक ही चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है उसको रिपीटेडली हम भूलने लगते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट धीरे धीरे करके वो चीज़ें हमारे लिए एक डेली लिविंग की चीज़ों में परेशानी के तौर पे सामने आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 70-year-old जेंटलमैन ने रिटायर्ड है, एक उनका शेड्यूल था कि वो अपना अकाउंट चेक करते हैं, रेगुलर कोई कैश विड्रॉल करते हैं और घर के जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं उनको वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months 6 months फैमिली ऑब्जर्व करती है, फैमिली ऑब्जर्व भी नहीं करती है, बट कुछ समय बाद जब आप पूछते हैं तो पता चलता है कि पिछले 3-6 महीने से उन्होंने अपने आप को इस काम से सारा का सारा विड्रॉ कर लिया था और उनको पता नहीं है। अब उनकी वाइफ ने टेक ओवर कर लिया। शी ऑल्सो डजंट रियलाइज कि उन्होंने ऐसा किया है। क्यों नहीं रियलाइज किया? मन नहीं लगता होगा, ऐसे ही ये करना नहीं चाहते होंगे, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट कोई भी एक व्यक्ति वेल एजुकेटेड जो आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर वर्किंग रहा है, एक्टिव रहा है, वो चाहता है कि चीज़ों पे कंट्रोल हो, धीरे धीरे करके छोड़ दे। तो यहाँ कुछ तो एबनॉर्मल है। राइट। होता क्या है कि इंडिया के अंदर हमारे पास वो चीज़ थोड़ी सी कम होती जा रही है। एक
जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है जिसमें यूजुअली वृद्ध लोगों को कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती, बट यूजुअली जहाँ पे हमारे को डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, वी नाउ सी इट वेरी फ्रिक्वेंटली इन मेट्रो सिटीज़ एंड अदर अर्बन सिटीज़ ऑल्सो, कि पेरेंट्स 70s वाले इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, उनको सभी कुछ देखना है, बट आपने काम विड्रॉ करना शुरू कर दिया, आपने प्रेस वाले को पैसे देने हैं उसको आपने भूलना शुरू कर दिया, आप पहले सब्जी लेने जाते थे, अब आप गए थैला लेके गए वापस आ गए सब्जी नहीं लेके आए। इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं वो डिमेंशिया के अंदर बहुत अर्ली होती है। इससे हमारा कुछ हार्म नहीं हो रहा है, बट एक क्लोज ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखेंगे तो दीज आर अफेक्टिंग थिंग्स। वहीं स्ट्रेस की वजह से जो होगा तो आप पैसे की गड़बड़ी नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आप नहीं बोलेंगे, आप अपने पिन नंबर्स नहीं बोलेंगे, आप अपने पासवर्ड्स को अगर कहीं नोट किया हुआ है तो आपको ये तो याद रहेगा ही कि एटलीस्ट कि आपने कहाँ पे नोट किया। बिल्कुल। तो स्ट्रेस रिलेटेड मेमोरी इशू वर्सेस ट्रू मेमोरी इशू ड्यू टू डिमेंशिया appears same but is grossly different अगर आप उसको ठीक से ध्यान से समझने की कोशिश करें तो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो स्ट्रेस की वजह से हम चीज़ें भूल रहे हैं, हो सकता है हमें बाद में याद आ जाए, लेकिन जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं उन्हें वो चीज़ शायद बाद में ना याद आए। हाँ, तो स्ट्रेस की वजह से वो बाद में जो याद आएगा वो कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में भी याद आ जाएगा। हाँ। और अल्जाइमर्स डिसीज के पेशेंट्स को ये रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि उनको वो चीज़ याद नहीं थी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आ जाता है। बिल्कुल। आप जैसे दो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, हम चाहते हैं कि एक बार इसके बीच का डिफरेंस भी ज़रूर बताएं कि क्या है, दोनों शब्दों का मतलब क्या है। अक्सर लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लोग इसको ओवरलैपिंग टर्म की तरह यूज़ कर लेते हैं, बट थोड़ा अलग है। डिमेंशिया एक मेमोरी लॉस को हम डिमेंशिया कहते हैं, भूलने की बीमारी का हम कह सकते हैं थोड़ा सा मेडिकल टर्म डिमेंशिया है। जब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें भूलना, चीज़ों को रख के भूल जाना, रास्ते भूल जाना, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, प्लानिंग में परेशानी आने लगती है। आपको कहीं ट्रैवल करना है, उसमें आपको पहले सब कुछ याद रहता था कि क्या टिकट बुकिंग करनी है, कैसे हमारे को गाड़ी पकड़नी है, कैब कैसे करनी है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, आप नाम भूलने लगते हैं, आप चीज़ों के नाम भूलने लगते हैं, कॉमन चीज़ों के नाम आप भूलने लगते हैं। और इसके साथ साथ इस सब से हमारे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, डेली दिनचर्या में परेशानी आने लगती है। ठीक है। ये हमारा मोटे मोटे तौर पे डिमेंशिया हो गया, जिसमें कुछ लोगों को बिहेवियरल इश्यूज, एग्रेशन, एक्सेसिव इमोशनल इश्यूज ये भी आ जाते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो अल्जाइमर्स डिसीज इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया विच इज अ वेरी कॉमन डिमेंशिया। वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ डिमेंशिया पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड एज अल्जाइमर्स डिसीज। और भी टाइप्स होते हैं डिमेंशिया के, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया कुछ होता है, वेस्कुलर डिमेंशिया और होता है, बट वो मोर लेस 30 to 40% पेशेंट्स जो होते हैं वो बाकी और डिमेंशिया के होते हैं। ये सुन के थोड़ा सा आप लोगों को आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड के अंदर WHO के हिसाब से ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ 55 मिलियन लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के। और सिर्फ हम भारत की बात करें तो लगभग 70 से 80 लाख लोगों को डिमेंशिया। और मैं डेफिनेटली ये जो नंबर आपको बता रहा हूँ ये रियल नंबर से काफ़ी कम है। दिस इज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड इन वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स। सो डिमेंशिया इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो इवैल्यूएशन ट्रीटमेंट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। आपने जो टर्म यूज़ किया है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया सो दैट लोगों को एक आइडिया रहे कि हाँ, अल्जाइमर्स जैसी कुछ चीज़ होती भी है और उसको सही समय पर डिटेक्ट करना, पहचानना कितना ज़रूरी है। अगर हमें पहचानना हो कि हाँ, अल्जाइमर्स तो नहीं है, हमारे आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको, या हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को, कुछ हम ऐसे 5-6 लक्षण या 5-6 ऐसे बेंचमार्क्स समझ सकते हैं कि ये चीज़ें तो बदल रही हैं तो पक्का अल्जाइमर्स है, अब किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने अभी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी, अगर कोई भी व्यक्ति है किसी भी एज ग्रुप के अंदर, यूजुअली 60s के बाद हम ऐसे कह लेते हैं, अगर आप फ्रिक्वेंटली कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपकी डेली दिनचर्या में ऐसा बदलाव आ रहा है जिसमें कि आप विड्रॉन हो गए हैं, आपकी जो दिनचर्या के अंदर जो आपके हॉबीज़ थे, शौक थे, आप उनसे बिल्कुल अलग रहने लगे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बारे में डिस्कस करते थे, आप कहीं घूमने जाते थे, अपने एज ग्रुप के और लोगों से डिस्कस करते थे, वो सब कुछ अगर नहीं हो रहा है, आप फ्रिक्वेंटली इस प्रकार के मिस्टेक्स कर रहे हैं कि फ़ोन पे आपने अपने फैमिली मेम्बर से बात करी और अगले दिन जब उसके बारे में हमने कोई डिस्कस किया तो आपको ये याद ही नहीं है कि आपने क्या फ़ोन पे बात की थी। तो ये हमारे अल्जाइमर्स के अर्ली सिम्टम्स होते हैं। एडवांस स्टेजेस के अंदर या थोड़ा जब बढ़ जाते हैं तो आप क्या खाया था इसको भूल जाते हैं, आपका एक
रूटीन में कुकिंग करने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। आप फ्रिक्वेंटली चाय के अंदर चीनी डालना भूल जाते हैं, सब्जियों के अंदर मसालों का आपका जो अनुपात है, रेशो है, वो गड़बड़ होने लगता है। ये सब चीज़ें तो हमारे ना जीन्स में हम 50 साल से करते आ रहे हैं, तो अब जाके क्यों हम उसमें गलती करेंगे। अगर ऐसा होने लगता है तो ये हमारे मेमोरी लॉस है और इसको इवेलुएट करना ज़रूरी है। हर मेमोरी लॉस ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा डिमेंशिया जो अनट्रीटेबल हो, रिवर्सिबल कॉजेज भी बहुत होते हैं। ठीक है। हो सकता है कि यही सिम्टम्स हमारे कुछ 1 दिन 2 दिन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारा सिंपल सोडियम की कमी की वजह से हो सकता है ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो गया हो जिसकी वजह से सिम्टम्स हो, या ब्रेन के अंदर कोई ब्लीड हो गया हो। सो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे ट्रीटेबल कॉजेज, 30% कॉजेज ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रीटेबल हैं, जिसको कि ठीक करके हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कहा कि सोडियम की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो क्या सोडियम ज़्यादातर नमक में ही हम पाते हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ों का अगर हम सेवन कम कर देते हैं तो भूलने के चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। सोडियम, देखिए बहुत सारे एल्डरलीज हमारे ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस पे होते हैं, उनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो बॉडी के अंदर हमारे सोडियम लॉस कर रही होती है। उसमें कई बार हम अगर डाइटरी सोडियम बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं या बहुत सारे और फीचर्स भी होते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया इज अ वेरी कॉमन कॉज जिसमें आपको अक्यूटली 2 दिन 3 दिन के अंदर कंफ्यूजन डेवलप हो सकता है, आपको डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स लग सकते हैं। सो सिर्फ हाइपोनेट्रीमिया ही नहीं, बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, मेटाबॉलिक कॉजेज कुछ होते हैं, कई बार इवन इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो रिवर्सिबल हैं, जिनको कि हम ठीक कर सकते हैं, और उसको हम फिर डिमेंशिया नहीं कहते हैं, उसको हम अल्जाइमर्स डिसीज नहीं कहते हैं। और जो दूसरा आपने कहा ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, जी, सो ब्रेन स्ट्रोक, acute brain stroke can lead to confusion state, can lead to imbalance while walking। उससे हमारे को आवाज़ में फ़र्क लग सकता है कि हम नाम बोल रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, बोली में फ़र्क आ गया है। तो ये सब सिम्टम्स भी हमारे कई बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो सकते हैं, वो हमारा क्लॉट की वजह से हो सकता है, कोई ब्लीड की वजह से हो सकता है, और ये फिर से डिमेंशिया नहीं है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर 1 दिन 2 दिन के अंदर ये अब्रप्टली डेवलप हो रही है तो वो ट्रीटेबल कॉज हो सकती है, सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं, जिनको कि जल्द से जल्द इवेल्युएट करना, डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। करेक्ट। अगर इस तरह के लक्षण किसी को भी दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास के लोगों में, तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है किसके पास जाएं दिखाने के लिए। आप प्लीज़ बताइए कि अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस इंसान को चेक कराने के लिए? देखिए, अगर किसी को कुछ महीनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मेमोरी लॉस है, तो हमें डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट से कि वो डिटेल में समझें कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। कुछ हम सवाल पूछते हैं जिससे कि हमें आइडिया लगता है कि हाँ, ये मेमोरी लॉस के ही सिम्टम्स हैं, और उसके असेसमेंट के लिए कुछ स्किल्स होते हैं, एक MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन और कुछ स्किल्स होते हैं जिसके साथ हम ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपको अगर डिमेंशिया है तो कितना सीवियर है। ठीक है। यूजुअली अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास डिमेंशिया के साथ आता है तो कुछ हमारे को ब्लड टेस्ट सेकेंडरी कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कहीं B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ और इन्फेक्शंस तो नहीं है, और यूजुअली हमें एक ब्रेन इमेजिंग, प्रेफरेबली MRI या CT स्कैन की ज़रूरत होती है। ठीक है। जिसके बेसिस पे हमें ये रूल आउट करना होता है कि कहीं ब्रेन के अंदर कोई अन्य चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई स्ट्रोक तो नहीं है, कहीं कोई ब्रेन के अंदर ट्यूमर तो नहीं है, कहीं ब्रेन में CSF के फ्लूइड के अंदर मूवमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि ठीक करके हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ हमें मिलता है, ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, हमारा ब्रेन का एक एरिया होता है जिसको हिप्पोकैम्पस हम कहते हैं, उसके अंदर जो श्रिंकेज है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि इनको डिमेंशिया है, जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है या कोई अन्य प्रकार का डिमेंशिया है, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और ब्रेन MRI से हम काफ़ी हद तक उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आपने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की बात की। इंडिया में इस वक्त विटामिन D और B12 ऐसे 2 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों में पाए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमी है। क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भूलने जैसी दिक्कत बढ़ सकती है? डेफिनेटली। सो B12 डेफिशिएंसी इज़ अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया और मेमोरी लॉस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जिसको B12 की डेफिशिएंसी है उसको मेमोरी लॉस हो रहा है।
विटामिन B12 हमारे ब्रेन और नर्व्स हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी तरीके से नर्व रिजेनरेशन में हेल्प करता है, तो उसका करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जैसा आपने कहा कि डिमेंशिया अगर होगा B12 का करेक्शन ज़रूरी है, बट तब भी हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ B12 की डेफिशिएंसी से ही हो सकता है। और विटामिन B12 की अगर हम चाहते हैं कि डेफिशिएंसी ना रहे, कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि इसको बूस्ट अप करने के लिए हम क्या करें? देखिए, इसमें हम सिर्फ B12 की बात करें तो हेल्दी डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, बेरीज, फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। B12 हमारा यूजुअली वेजिटेरियन डाइट में रिलेटिवली कम है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा है। सो एक हेल्दी बैलेंस डाइट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर B12 बट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। सेकंड, आपने थायराइड की बात कही थी कि इसका भी हम लोग जो चेकअप है वो करवाते हैं। क्या थायराइड किसी में इम्बैलेंस रहता है लंबे समय तक, तो ये भी एक है कि मेमोरी लॉस की तरफ कन्वर्ट हो सकता है? एल्डरलीज में अगर थायराइड डिसऑर्डर अनडायग्नोस्ड है और आपका काफ़ी सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है, TSH लेवल्स काफ़ी हाई आ रहे हैं, तो उसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड डेफिशिएंसी इज नोन टू कॉज सटल कॉग्निटिव इम्पेयर, यानी कि छोटी छोटी हमारी चीज़ें, गलतियां हो सकती हैं। बट अगर किसी को एडवांस डिमेंशिया है और थायराइड करेक्शन के बावजूद भी सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, तो पॉसिबली वो सिर्फ हम थायराइड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर, इसमें ना दो चीज़ों पर हम बात करना चाहेंगे। जैसे टीवी सीरियल्स में ये भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए, होश में आए तो पता चला कि स्पेसिफिक 2 साल की मेमोरी भूल गए हैं या 3 साल की मेमोरी भूल गए हैं। क्या ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट में आप सिर्फ इतने टाइम पीरियड की चीज़ें भूल सकते हैं, या ये भी बस एक ये तो टीवी सीरियल्स वाली ही कहानी है। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया, TGA, एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिसमें कि ऐसा कॉमनली मिलता है कि पेशेंट्स को कुछ घंटे का बिल्कुल भी रिकॉल नहीं होता है या फ्रेगमेंटरी रिकॉल होता है। उसका एसोसिएशन किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा से हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसा भी हमने हिप्पोकैम्पस की बात की, तो उसमें भी हमने स्टडीज़ में ढूंढा है, MRI के बेसिस पे ढूंढा है कि हिप्पोकैम्पस का एक एरिया होता है, उसके अंदर कुछ MRI में एबनॉर्मेलिटीज मिलती हैं जो TGA से एसोसिएटेड है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे मेमोरी गई और ऐसे वापस आ गई वाली कोई चीज़ नहीं होती है। उस सीरियल्स में ये भी दिखाते हैं कि जैसे जिस एक्सीडेंट से मेमोरी गई है, तो जिस जगह पे गई है, तो लेट सपोज किसी रोड पे चली गई, कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर, वापस कुछ टाइम के बाद उस पेशेंट को वहाँ लेकर के आते हैं, तो अचानक से उनको मेमोरी याद आ जाती है। थोड़ा तो हमारे को ऑडियंस को एंगेज करने के लिए करना पड़ेगा, बट शायद ये वाले टीवी सीरियल्स भी बनने बंद हो गए हैं। ये भी 15-20 साल पहले बहुत कॉमन फिनोमिना ऐसे टीवी सीरियल्स में था। इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है वो इमोशनल ट्रॉमा है। किसी भी इंसान का लॉस जो अगर आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, या ब्रेकअप हो गया, या आपका डिटैचमेंट हो गया किसी से, दोस्ती टूट गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, कई बार ज़्यादातर लॉस, किसी इंसान के लॉस को आप सह नहीं पाते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा ट्रॉमा हो जाता है। तो क्या इस वजह से भी मेमोरी लॉस हो सकती है? मेमोरी लॉस हो सकती है, यानी कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा, जो हम सिम्टम्स लेके आएंगे या जिनके साथ हम डॉक्टर से मिलेंगे, वो हमें लगेगा कि हम भूल रहे हैं, बट इसे हम स्यूडो डिमेंशिया कहेंगे। स्यूडो मतलब झूठा या गलत, डिमेंशिया मतलब भूलना। सो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज प्राइमरीली डिप्रेशन और अ ग्रीफ रिएक्शन विच इज लीडिंग टू दीज सिम्टम्स। और इसमें हम साइकेट्रिस्ट के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, इट इज डेफिनेटली रिवर्सिबल। ठीक है। सो सिम्टम्स डिमेंशिया के, अगर किसी को भूलना इज अ सिम्टम, उसके रीजंस क्या है, इसके एवेल्यूशन के लिए आपको एक ट्रेन डॉक्टर की, न्यूरोलॉजिस्ट की, कई बार साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। आपने ना कहा था कि रिवर्सिबल भी होते हैं कई बार, हम उसी पर बात करते हैं अब कि अगर किसी को डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, अर्ली ऑनसेट में, कौन सा वो स्टेज है जब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और किस स्टेज के बाद रिवर्सल पॉसिबल नहीं है? हम इसको रिवर्सिबल वर्ड यूज ना करके हम कंट्रोलेबल या मैनेजेबल वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर हमने अर्ली स्टेजेस में डिमेंशिया डायग्नोज कर लिया है, यानी कि अल्जाइमर्स डिसीज का लेबल लगा लिया है, अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अल्जाइमर्स डिसीज की स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कि हम एक ब्लड सैंपल लेके
विद इन 2 to 3 days हम ये डेफिनेटली आपको बता सकते हैं कि अल्जाइमर्स डिसीज़ है या नहीं है। और इसका कुछ क्लिनिकल इम्प्लीकेशन भी है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़ में विद इन अ मंथ इंडिया के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन अवेलेबल होंगी जो ऑलरेडी यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि ये हमारे डिमेंशिया के प्रोग्रेशन को काफ़ी सिग्निफिकेंटली स्टॉप कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिवर्स कर देती हैं, बट डेफिनेटली स्टॉप कर देती हैं। और इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अर्ली स्टेजेस में जब हम डायग्नोज करेंगे तभी उन मेडिकेशंस का रोल है, एडवांस स्टेजेस में नहीं है। ठीक है। जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो उस रिवर्सिबल को हम अल्जाइमर्स डिसीज़ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हम रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया में, जैसे हमने कहा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, कुछ पेशेंट्स को हमारा सोडियम की कमी हो सकती है, किडनी डिरेंजमेंट हो सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्रेन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो सकता है। एक बीमारी होती है जिसे हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, जिसमें ब्रेन के अंदर फ्लूइड का मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है, वो हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिनको हम रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया कहते हैं। यंग एज के अंदर कई सारे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो ब्रेन के अंदर सिर्फ इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं, उसको डायग्नोज करके ट्रीट करके हम डिमेंशिया या मेमोरी लॉस के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं। सो इसीलिए डिमेंशिया के अंदर एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस डिपेंडिंग ऑन द एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सेइंग कि हाँ जी आपको कुछ ऐसी भूलने की बीमारी हो गई जिसे हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। परफेक्ट डॉक्टर, जो आपने हमें आंसर दिया उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये चीज़ समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। हमारे बचपन से हमने एक डायलॉग हमेशा से सुना है अपने पेरेंट्स से कि दिमाग का इस्तेमाल किया करो वरना जंग लग जाएगा, तो दिमाग जो काम करना बंद कर देगा। ऐसा कुछ है कि अगर हम सच में अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चैलेंज ना करें, ज़्यादा आलस में रहें, प्रोडक्टिव ना बनाएं, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है जो आगे चल करके मेमोरी लॉस में कन्वर्ट हो सकती है? डेफिनेटली। सो हम अगर इसको थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो इट हैज़ बीन फाउंड कि हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसका डिमेंशिया के प्रेवलेंस से या इंसिडेंस से बहुत अच्छा संबंध है। आप जितना कम पढ़े लिखे हैं उतना डिमेंशिया होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आपका जितना लेवल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है उतना डिमेंशिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ऐसी भी कहावत है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, उनका भी दिमाग ऐसे खराब हो जाता है। मल्टीटास्किंग करना और ज़्यादा पढ़े लिखे होना, वो द थिंग्स आर डिफरेंट, हम ऐसे कह देते हैं। स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश हम दोनों बोलते हैं, और भारत के अंदर 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत हैं। हाँ। तो अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं तो डिमेंशिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं जी, क्योंकि हम लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज को एक्टिवेट करता है। और इवन हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप मुझसे आज पूछें कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे डिमेंशिया होने के चांसेस कम हो जाएं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। एज सिंपल एज दैट। आप कहें नहीं जी मेरे को तो ऑलरेडी 3-4 आती हैं, कुछ और बताइए। सो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई नया सीखने की कोशिश करिए, बियॉन्ड अदर थिंग्स। सो हम जितना ब्रेन को परेशान करते हैं, जितना हमारा लेवल ऑफ पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ नॉलेज। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, आपका अध्यात्म में इंटरेस्ट है, आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं, जितना हम ब्रेन को कॉग्निटिवली चैलेंज करने की कोशिश करते हैं उतना ब्रेन के अंदर न्यूरोजेनेसिस होती है, नए कनेक्शन साइनेप्सिस बनते हैं, उतना हमारे ब्रेन के एक एरिया से इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होती है, और वो सब हमारा कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। बहुत सारी और भी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारे को मेमोरी लॉस ना हो, बट ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि हम करना चाहिए जिससे हमारे को मेमोरी लॉस डेफिनेटली कम होगा। बिल्कुल, ये आपने जो हमें बताया 3-4 चीज़ें कि अगर हम करते हैं, नई लैंग्वेज सीखना, नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करके सीखना, तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को चैलेंज करती है, एक्टिवेट करती है, मेमोरी लॉस के चांसेस कम करवा देती है। इसमें हम आज के सोशल मीडिया जनरेशन में रहते हैं, डूम स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी एक वीडियो दिख गई, रील्स है, शॉर्ट्स है, देखते गए। क्या इस तरह की चीज़ें अगर हम डेली करते हैं तो ये सब जो पैटर्न्स हैं ये हमारे दिमाग पर नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल करके मेमोरी लॉस की तरफ हमें बढ़ा सकती हैं? देखिए,
अभी तक कोई हमारे पास साइंटिफिक डेटा ऐसा नहीं है जो इस स्क्रॉलिंग से मेमोरी लॉस का एसोसिएशन ढूंढ पाए, क्योंकि ये सब कुछ बहुत कुछ सालों में ही शुरू हुआ है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट का सही से पता करने में शायद 10 साल 20 साल लगेंगे। बट डेफिनेटली जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो हमारा अटेंशन तो बिल्कुल ही हवा के अंदर है। देखिए, जब हम सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त। उसी को हम वैसा हम देखते हैं जब कोई टेक्स्ट को, हम एक पेज को किसी बुक के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, लेट्स से एक नोटबुक के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे इतने सारे ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट होते हैं। हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, हमारा विजुअल एरिया एक्टिवेट होता है, हमारा लैंग्वेज एरिया एक्टिवेट होता है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के उन एरियाज में जाती है जहाँ पे उन शब्दों का मीनिंग छुपा हुआ है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनके मीनिंग हम भूल चुके हैं, तो लॉट ऑफ कनेक्शंस आर एक्टिवेटेड विच इज़ यूजफुल। भाई स्क्रॉलिंग के अंदर हमारा कोई अटेंशन नहीं है, हमको प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हमने 1 मिनट पहले जो चीज़ स्क्रॉल की थी वो हमें अभी याद नहीं होती है क्योंकि हमारे ब्रेन ने उसको रजिस्टर नहीं किया है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। इसके अलावा जितना स्क्रीन टाइम हमारा है उतना हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम है, उतना ही हमारा मूवमेंट कम है, और फिजिकल एक्सरसाइज का भी एसोसिएशन कहीं ना कहीं डिमेंशिया से पॉजिटिवली नेगेटिवली पाया गया है। सो स्क्रॉलिंग से या ये सोशल मीडिया से क्या क्या नुकसान ब्रेन को और ओवरऑल हेल्थ को होने वाला है, इसका इम्पैक्ट तो हमारे को शायद 10 साल 15 साल 20 साल में पता चलेगा, और डर ये लगता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल। अगर जैसे डूम स्क्रॉलिंग की बात की हमने, तो इसमें गेम्स भी हैं। हमने कोविड के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, हाल फिलहाल में भी न्यूज़ आते रहती है कि बच्चे गेम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने कि खाना पीना, उठना बैठना सोना वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो क्या इस तरह की जो चीज़ें आजकल आई हैं कि आपके दिमाग को ये इतना कैप्चर कर लेते हैं कि आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं, ये सब भी आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके मेमोरी लॉस की तरफ जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? सो गेमिंग या सोशल मीडिया अगर हम आज की तारीख में देखें, it's almost like an addiction. Right. Addiction need not be for nicotine. Addiction need not be for other drugs only. This is also an addiction. और कोई भी addiction हमारा ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, as simple as that. हम अगर गेमिंग से एडिक्टेड हैं तो हम अगर कुछ थोड़ी देर के लिए, हम किसी बच्चे की बात करें, वो अगर किताब खोल के पढ़ भी रहा है तो हमें ये रियली नहीं पता कि वो पढ़ रहा है या उसका दिमाग एडिक्शन में, वो वीडियो गेम के अंदर अगला टारगेट अचीव करने के लिए लगा हुआ है। सो कोई भी चीज़ जो एडिक्शन की तरह है दैट इज़ हार्मफुल फॉर द ब्रेन, और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में भी वो उसका फ़ायदा तो हमें डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, हमें अगर समझना हो कि वो कौन से लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पे है कि इनको आगे चल करके डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम होगी, तो क्या है वो लिस्ट ऑफ पीपल? देखिए, हम एट रिस्क पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर फैमिली में आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को डिमेंशिया है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी के फादर को, मदर को, ब्रदर को डिमेंशिया है तो ही इज़ एट अ हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया। कुछ जीन्स हैं ऐसी जिनका कि हम टेस्ट कर सकते हैं, दोज पेशेंट्स आर एट अ सिग्निफिकेंट 8 times 10 times हायर रिस्क ऑफ डिमेंशिया, बट हम रूटीन में उनका टेस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। एक और जेनेटिक टेस्ट है ApoE4 अलील करके हम उसे कहते हैं, जो कि इंडिया के अंदर भी टेस्ट अवेलेबल है, कमर्शियल लैब्स के अंदर हम कर सकते हैं। अगर आपको उसका कुछ वेरिएशन मिलता है तो आपके डिमेंशिया का रिस्क 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें रूटीन में सबको कराना चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर को डिमेंशिया है तो हम कई बार कहते हैं कि हम उस टेस्ट को कर सकते हैं आपके डिमेंशिया की रिस्क को समझने के लिए। ठीक है। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी डिमेंशिया के रिस्क को हम कह सकें कि आपको डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि मॉडिफाई करके हम डिमेंशिया के रिस्क को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। क्या हैं वो फैक्टर्स? बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओबेसिटी का रिस्क जैसे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के साथ है वैसे ही ब्रेन हेल्थ के साथ है, डिमेंशिया के साथ भी है। दूसरा एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर, जैसे हमने कहा, लो एजुकेशन लेवल्स, जिसको कि हम करेक्ट तो नहीं कर सकते बट सोसाइटी लेवल पे शायद हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, स्टडीज में ये पाया गया कि 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग इज समथिंग विच कैन हेल्प अस इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। ठीक है। उस सब के साथ हमारा सोशल
स्किल्स। अगर आप सोशलाइज करते हैं, सोशलाइज करने का मतलब पार्टी करना नहीं है, चार लोगों से मिलके बात करना है, मंदिर में मतलब सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, ऑफिस के कामों के अंदर और लोगों की हेल्प करना, सोशल वर्क करना, इन सब चीज़ों में भी अगर आप एक्टिव रहते हैं तो वो भी डिमेंशिया के रिस्क को कम कर सकता है। और इन सब चीज़ों को अगर हम क्यूमुलेटिव कर रहे हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर का ध्यान करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, वेट कंट्रोल करें, हम कुछ नए स्किल्स लर्न करने की कोशिश करें, हम अपने को सोशली एक्टिव कर रखें, तो हम 30-40% तक ओवरऑल डिमेंशिया के रिस्क को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। हम चाहते हैं लास्टली आप ये ज़रूर बताएं कि अल्जाइमर से डिमेंशिया का ट्रीटमेंट क्या है? क्या मेडिकली ट्रीट होता है, कुछ सर्जिकल प्रोसेस होता है, या सिर्फ एक लाइफ टाइम मैनेजमेंट की चीज़ है? देखिए, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया में यूजुअली किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे डोनेपेजिल, मेमेंटीन, जो कि हम बहुत समय से यूज़ करते आए हैं, जो डिमेंशिया में मेमोरी डिक्लाइन को रिवर्स करने में हेल्प करती हैं। 2 और नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो इंजेक्टेबल तौर पे हैं, लिकानीमैब और डोनानीमैब। जैसे मैंने कहा कि वो विदेशों में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इंडिया के अंदर बहुत जल्द अवेलेबल होने वाली हैं। कि क्लिनिकली प्रूव किया गया है कि अल्जाइमर्स के अंदर ब्रेन में अमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है और ये उस अमाइलॉइड प्रोटीन को वॉश ऑफ करने में, कम करने में हेल्पफुल है, जिससे कि मेमोरी डिक्लाइन भी हमारा कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में उसमें इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है। ठीक है। सो अर्ली डायग्नोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ सकें कि हमें आगे क्या करना है। अर्ली डायग्नोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसा होगा जिसमें कि ये ट्रीटमेंट हम ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। सो भविष्य के अंदर ये दवाइयाँ आज महंगी हैं, कल सस्ती होंगी, नई दवाइयाँ बनेंगी। सो जब तक लेकिन हम डायग्नोज नहीं करेंगे या रियलाइज नहीं करेंगे कि डिमेंशिया हो सकता है, तब तक हम ट्रीटमेंट की तो बात कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, इसीलिए हमने भी ज़्यादातर जो फोकस है वो डायग्नोसिस पे किया ही है, साइंस पर समझने जानने पर किया है कि क्या लक्षण, क्या ऐसे हम मार्कर्स देख सकते हैं जो हमें बताते हैं अल्जाइमर्स की तरफ इशारा है या नहीं। आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की डॉक्टर, वो बहुत ही फ्रूटफुल रही। आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत ही आपने कॉन्वर्सेशन को एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए और इस सेशन पर बात करने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू मेगा, वंडरफुल। मैं आशा रखता हूँ कि कुछ तो हम जानकारी दे ही पाए होंगे अपने ऑडियंस को। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अल्जाइमर्स पर बात करना, डिमेंशिया पर बात करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। उसके बारे में हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रखेंगे वो हम सब के लिए सही है। ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए आप NBT लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।